मूल नक्षत्र तक कल हुआ था। अभी आएंगे पूर्वाषाढ़ा। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में प्रमेह सबसे पहला बताया हुआ है। प्रमेह मतलब मार देंगे थप्पड़ तुमको हम। कितनी बार बताएं हम तुम्हें? प्रमेह इक्वल टू डायबिटीज होगा। उसको भी तो बोलते हैं प्रमेह। कितनी बार बोले हैं? डायबिटीज इज सिम्टम ऑफ ओनली प्रमेह। प्रमेह बहुत बड़ी व्याधि है। हाँ, प्रमेह ब्रांच नहीं है उसका, जस्ट एक सिम्टम है डायबिटीज। ठीक है। और धातु क्षय। धातु क्षय की जब बात आती है तो ओनली आयुर्वेदा पर्सन कैन अंडरस्टैंड व्हाट इज धातु क्षय। धातु मतलब अपनी बिल्डिंग मटेरियल्स। कौन से? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक, ये बिल्डिंग मटेरियल्स हैं अपने बॉडी बिल्डिंग मटेरियल्स, जिसको कह सकते हैं कि सेल इसी से तो बनेंगी, आगे ऊतक बनेगा, फिर ऑर्गन बनते हैं। ठीक है। तो ये इसका क्षय होने लगना। क्षय मतलब इसका डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाने लगना। तो अपना काम अच्छे से नहीं होता है धातुओं के द्वारा। ठीक है। दुर्बलता आती है। दुर्बलता मतलब पता है, वीकनेस आएगी। धातु क्षय होने के बाद में दुर्बलता निश्चित ही आने वाली है। ठीक है। अन्य गुप्त रोग से भी संबंधित है ये। गुप्त रोग की जब बात आती है तो यहाँ मेल फीमेल दोनों ही कंसीडर होंगे। ठीक। गुप्त रोग मतलब गुप्तांग से रिलेटेड जो रोग होते हैं, हाँ, जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड जो रोग होंगे वो आएंगे। ठीक है। स्थानिक रोग लिखना है इसमें। स्थानिक मतलब स्थानिक जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड ही होगा तो ही इसको कंसीडर करना है। अब ये कहो कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से अगर गुप्त रोग हो रहा है तो वो कंसीडर नहीं होगा, क्योंकि वो फिर अगला दूसरे में चला जाएगा, नक्षत्र भी दूसरा हो जाएगा और रोग भी दूसरा हो जाएगा और प्लैनेट भी दूसरे उसमें काम करेंगे। ठीक है। इसलिए यहाँ जेनिटल ऑर्गन से रिलेटेड केवल जो रोग होंगे उनको कंसीडर करेंगे। इसमें उत्पन्न होने वाले जो रोग होते हैं 15 से 20 दिन तक या फिर 2, 3, 6 मास तक रहते हैं। बहुत कंटिन्यूटी रहती है। क्यों? एक तो सबसे पहली बात तो ये उग्र, मतलब जो भी होगा उग्र स्वभाव में होगा। चाहे प्रमेह हो या धातु क्षय हो या दुर्बलता हो या गुप्त रोग हो, इनके बारे में अगर एक ग्रॉस लेवल पे आप सोचेंगे तो ये स्टार्टिंग में कभी कोई समझ नहीं पाता है। जब प्रमेह व्याधि रूप में धारण कर लेता है तब लोग सोचते हैं कि कहीं मुझे ये तो नहीं है, इसलिए डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। अदरवाइज लूज मोशन को कौन कंसीडर करेगा? काफ मसल स्पेनिंग कौन कंसीडर करेगा? लेकिन ये प्री सिम्टम ऑफ प्रमेह है। ठीक है। मॉर्निंग में बहुत ज़्यादा सिकनेस होने लगना या मुख माधुर्य एक बताया हुआ है, मुंह में बहुत ज़्यादा मधुरता होते रहना, ये भी एक प्रमेह का प्री सिम्टम बताया। इस पे भी कोई कंसीडर नहीं करता। मतलब मुंह हल्का मीठा मीठा सा लगना। हाँ, कुछ भी खाएंगे मुंह मीठा मीठा लगने लगता है। आप थोड़ी देर के लिए तीखा भी खाए रहेंगे और तीखापन जहाँ ख़त्म हुआ थोड़ी देर बाद वो सलाइवा आके मीठा मीठा लगने लगता है। और अपने आप ही पेशेंट कहता है एक्सेसिव सलाइवेशन हो रहा है। ठीक है। ये भी एक प्री सिम्टम है, पर इस पर कोई कंसीडर नहीं करता। तो इसलिए ये जब उग्र हो जाता है तब लोग देखते हैं इसको। ठीक है। धातु क्षय। धातु क्षय की कंडीशन भी ऐसी है कि यू कैन नॉट सी योर इंटरनल बॉडी पार्ट, कि आप अंदर में कोई कैमरा लगाए हो, पेट में झांक के देखें कोई धातु तो नहीं क्षय हो रही है, ये तो होगा नहीं। सिम्टम होंगे जैसे रसक क्षय के अगर लक्षण देखेंगे तो रसक क्षय में होता है कि चिंतनात् च अचिंत्य विचार, मतलब जिस पे विचार नहीं भी करना है वो उस बात पे भी विचार करने लगना। ये तो कई कंडीशन आ सकती हैं, ऐसे सिम्टम बताए हुए हैं। या रक्तक्षय में अगर देखेंगे तो कौन बार बार HB कराने जा रहा है? हो सकता है मौसम की वजह से वीकनेस आ रही हो। दुर्बलता का अगर लेंगे तो मौसम की वजह से वीकनेस आ रही हो। ये सब चीज़ें, मौसम चेंज हो रहा है, थोड़ा सा वीकनेस कम हुई फिर चेंज हो गया फिर सही हो गई, तो वो कभी कंसीडर नहीं करते स्टार्टिंग की फेज। जब एकदम एंडिंग में मतलब कुछ भी करने बैठे बैठे भी वीकनेस लग रही है तब वहाँ कंसीडर होता है, ये लोगों को दिमाग में आता है कहीं मुझे कोई व्याधि तो नहीं हो रही। ठीक है। अब नेक्स्ट देखिए, जैसे गुप्त रोग, जेनिटल ऑर्गन पे बहुत ज़्यादा कम ध्यान देने वाले लोग हैं। ठीक है। कोई भी सिम्टम, एक तो ये हेजिटेशन वाली चीज़ है कि लोग हेजिटेशन की वजह से नहीं बताएंगे। दूसरी चीज़ शाय नेचर के होंगे तो भी नहीं बताएंगे। तीसरी चीज़ अगर जेंडर फैक्टर है तो भी लोग नहीं शेयर करते हैं। तो ये जब तक भारी भरकम नहीं हो जाता तब तक लोग आगे आते ही नहीं हैं। ठीक है।
तो इसलिए ये हमेशा उग्र प्रवृत्ति का जब तक नहीं हो जाता है तब तक लोग इस पे मतलब ध्यान भी नहीं देते हैं, ठीक है। और इस नक्षत्र में रोगों की पुनरावृत्ति जरूर होती है, मतलब अगेन एंड अगेन सिम्टम्स आते रहेंगे उसके। और चलो जब वो ट्रीटमेंट पार्ट बताएंगे तब इसका बताएंगे कि यही पेड़ क्यों बताया हुआ है नक्षत्र वृक्ष में इस व्याधि से रिलेटेड। नेक्स्ट देखेंगे उत्तराषाढ़ा। उत्तराषाढ़ा की जब नक्षत्र देखते हैं तो स्थिर है ये, मतलब सिम्टम कंटिन्यूटी बनाए रहेगा। उदर शूल है इसमें तो उदर शूल कंटिन्यू रहेगा, मतलब थोड़ा सा होके ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि पीछे वाले कई ऐसे आए हुए हैं कि जो क्षिप्र नक्षत्र में भी कहीं भी आया हुआ है कि उदर रोग हो गया, मतलब सॉरी उदर शूल हो रहा है तो उदर शूल थोड़ा सा होके ख़त्म, मतलब इरिटेटिंग टाइप का रहेगा, ठीक है। लेकिन इसमें कंटिन्यूटी बनी रहेगी। कटी शूल, कटी पे एरिया कौन होता है? नीचे का बैक, नीचे, हाँ सैक्रम एरिया जो होती है, सैक्रम एरिया जहाँ से हड्डी शुरू होती है कमर की उसके नीचे एरिया वो होती है कटी, वहाँ पे शूल होते रहना, कंटिन्यू बने रहेगा। अन्य दर्द देने वाले रोगों से भी संबंधित होते हैं, मोस्टली इसमें पेन ज़्यादा इन्वॉल्व होगा, जितना ज़्यादा हो सके पेशेंट को पेन ज़्यादा कंप्लेन करता है। और इसमें अगर रोग उत्पन्न होता है तो 20 या 45 दिन तक चलता ही रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं श्रवण नक्षत्र। ये चर है, चर मतलब चल, मतलब मूवमेंट होती रहेगी सिम्टम्स की, कभी ये कभी ये कभी ये कभी ये, या ये मेडिसिन आप देते रहेंगे, थोड़ा सही होने वाला ही था दूसरी आ गई, या थोड़ा सा ये आज थोड़ा सिम्टम है कुछ दिन बाद रुका देगा फिर स्टार्ट हो गया, ठीक है। अतिसार, अतिसार मतलब डायरिया टाइप्स, ये व्याधि रूप में भी आता है सिम्टम रूप में भी आता है, जैसे मैंने बताया नहीं प्रमेह का प्री सिम्टम होता है, तो अतिसार ये ठीक है। अतिसार हो गया, अतिसार मतलब डायरिया समझ में आ गया। विसूचिका, विसूचिका मतलब भाई पेन होता है, विसूचिका अल्सर ये आप ही लोग बता सकते हैं। विसूची, विसूचिका एक व्याधि का नाम है, अजीर्ण का प्रकार होता है। अल्सर और विसूचिका, अल्सक और विसूचिका। अल्सक में क्या होता है कि आलसीभूत होकर भोजन पड़ा रहता है और वो पेन का कारक बनता है। विसूचिका में क्या होता है कि उदर भाग में सुई चुभने जैसी पीड़ा होना, दैट इज कॉल्ड विसूचिका। इसीलिए मैंने कहा केवल आयुर्वेदा पर्सन कैन से अबाउट दिस, ठीक है। तो जो ये श्रवण नक्षत्र चल रहा था, हाँ श्रवण नक्षत्र ना, इसमें विसूचिका, विसूचिका बताया मूत्र कृक्ष बताया हुआ है। मूत्र कृक्ष मतलब डिफिकल्टी इन यूरिनेशन, ठीक है, मतलब यूरिन होने में डिफ़िकल्टी हो, या तो ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा, या तो पेन होगा, या फिर ड्रिबलिंग मिक्चुरेशन भी हो सकता है, ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से भी हो सकता है, मतलब डिफ़िकल्टी इन मिक्चुरेशन इज कॉल्ड मूत्र कृक्ष। संग्रहणी, व्हाट इज संग्रहणी? ग्रहणी रिलेटेड डिजीज, ग्रहणी मतलब प्लीज डोंट कोरिलेट प्लीज। ग्रहणी मतलब अग्नि का भाग होता है अपने, फिर वही मैंने कहा ना प्लीज डोंट कोरिलेट विद मॉडर्न, क्योंकि मॉडर्न का पार्ट जहाँ पे ख़त्म होता है वो लोग पूरा ख़त्म ही कर देते हैं, यहाँ पे चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं। ग्रहणी अगर कहेंगे तो पित्त का भाग हो गया, ठीक है, जहाँ पे ग्रहण होता है भोजन का ग्रहण, वहाँ उससे संग्रहणी मतलब उसे ग्रहणी कहते हैं, उससे रिलेटेड डिजीज़ संग्रहणी, ठीक है। ये जब रोग इसमें सब उत्पन्न होते हैं तो वो 3, 6, 10 या 25 दिन तक रहते हैं, ठीक है। और इसकी जब ट्रीटमेंट की पार्ट देखेंगे तो बहुत इंटरेस्टिंग है, मतलब प्रॉपर वही मेडिसिन ही इन सब में दी जाती है, इसका जो मेडिसिन का पार्ट है। अभी अभी ऐसे ही लेके इसको ख़त्म करते हैं केवल व्याधियों से रिलेटेड। उसके बाद धनिष्ठा नक्षत्र, धनिष्ठा मतलब आज पूरा फिनिश करेंगे इसको हम, ठीक है। धनिष्ठा ये नक्षत्र आमाशय, बस्ती और गुर्दे के रोग से संबंधित होता है। आमाशय मतलब स्टमक पार्ट, यू नो अबाउट दिस, ठीक है। और बस्ती, बस्ती मतलब क्या समझते हैं आप लोग? ये बस्ती थप्पड़ खा जाओगे। बस्ती मतलब
ये तो प्रोसीजर है, इसका नाम उसी पे पड़ा है, वही तो पूछ रहे हैं। यूरिनरी ब्लैडर इज कॉल्ड बस्ती। यूरिनरी ब्लैडर से रिलेटेड डिजीज और गुर्दा मतलब किडनी रिलेटेड डिजीज, मतलब 3 ऑर्गन इसमें इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। और इससे संबंधित रोग हमेशा बने रहते हैं। 13 दिन या 1 सप्ताह या 1 पक्ष मतलब 15 दिन तक इसमें व्याधि चलती रहती है पूरी, ठीक। अगेन इसके ट्रीटमेंट पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है। कुछ कुछ के एकदम जैसे लगता है कि देख के बनाए गए हुए हैं कि ये व्याधि है तो इसी का नक्षत्र वृक्ष इसमें रख दो, ऐसा बताया, ऐसे लगेगा आपको, पर वो इत्तेफाक नहीं था, वो सच में ट्रीटमेंट पार्ट है, ठीक है। धनिष्ठा हो गया। शतभिषा। शतभिषा के लोग हमेशा वात ज्वर, सन्निपात और विषम ज्वर से संबंधित रहते हैं। ये वात रिलेटेड रहता है और इत्तेफाक देखो ये शनि वाला ही है, शनि का नक्षत्र है, ठीक है। और शनि मतलब वायु, लोग शनि मतलब वायु, शनि मतलब अस्थि, शनि मतलब लोहा, शनि मतलब वायु, और वायु और अस्थि का आश्रय संबंध है, ये भी अपने आयुर्वेद में कहा जाता है। और अस्थि क्षय जब होता है तब वहाँ पे लौह का उपयोग भी बताया हुआ है अस्थि क्षय में, क्योंकि अपने शरीर का लोहा क्या है, एक तो हीम पार्ट, वो रक्त, और उसके बाद फिर ये है लोहा पार्ट, मतलब कि जो स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, जो स्टाउट होगा, वो जो आधार देगा अपनी बॉडी के शरीर को, मतलब अपनी बॉडी को पूरा जो शेप देने का कार्य करता है। अस्थि निकाल के देख लो, मांस का लोथड़ा जैसा दिखेगा इंसान, ना शक्ल समझ में आएगी ना कुछ। स्किन ही ना होती तो वो तो मलाई नहीं पड़ेगी दूध में, तो कितना खराब लगेगा ना दूध। लगता फिर ढांचा जल रहा होता बट एवरी वन लुक लाइक दिस, तो उसमें कोई खराब नहीं लगता है ना, सबका वैसे ही तब सबको ये एक जैसे तो भी मतलब वो तो एक अलग ही मतलब सोच है आपकी। तो वातज ज्वर अगर होगा इनको तो वातज ज्वर ही होता है, ठीक है। सन्निपात होता है मतलब इनमें कभी कंफ्यूजन हमेशा रहेगी कि वात से रिलेटेड, पित्त से रिलेटेड या कफ से रिलेटेड है, तीनों हमेशा इन्वॉल्व रहते ही रहते हैं, ठीक है। विषम ज्वर का मतलब समझती हो ना, व्हाट इज विषम ज्वर? विषम ज्वर वही मेरा 5 टाइप्स ऑफ विषम ज्वर, संतत, सतत, अन्य दुष्क, तृतीयक और चतुर्थक। जब इनकी बात आती है तो आप फिर चरक संहिता ज्वर चिकित्सा स्थान खोल के जब देखेंगे तो उसमें विषम ज्वर का कंप्लीटेड, तो ज्वर चिकित्सा स्थान जब खोल के देखेंगे तो विषम ज्वर के बारे में जब बताया हुआ है तो संतत मतलब रस धातु, सतत मतलब रक्त धातु, अन्य दुष्क, बोलो हाँ, और तृतीय फिर चतुर्थ, मतलब अस्थि मज्जा शुक्र तक ये प्रभावित, मतलब पूरी धातुगत ज्वर जो होते हैं। बाय बाय, जब पूरे धातुगत ज्वर की बात आ जाती है मतलब वायु पूरे धातु में प्रवेश कर जाता है। शतभिषा नक्षत्र जो होते हैं इनमें पैदा हुए लोग में, और वेरी प्रैक्टिकली लोग देख भी सकते हैं इसमें कि वायु का इन्वॉल्वमेंट बहुत रहता है इनमें, कुछ न कुछ पीड़ा रहती ही रहती है इन्हें शतभिषा नक्षत्र में। और इनमें जब कोई प्रॉब्लम शुरू होती है तो 3 दिन, 10 दिन, 21 दिन और 40 दिन में ख़त्म होगा, कंप्लीट उतना दिन रहेगा ही रहेगा। और जो इसका ट्रीटमेंट पार्ट है वो थोड़ा सा अलग है, इससे उतना रिजेंबल नहीं करता, पर नक्षत्र वृक्ष का इम्पॉर्टेंस क्या है ये ट्रीटमेंट पार्ट शुरू करेंगे तब बताएंगे। पूर्वा भाद्रपदा इस नक्षत्र में वमन ना लिख के यहाँ पे छर्दी होना चाहिए था, ओके, वमन ना लिख के यहाँ पे छर्दी होना चाहिए था, क्योंकि जब व्याधि की बात आती है तो वमन शब्द इज नॉट पर्टिकुलर वर्ड फॉर द डिजीज पार्ट। वमन मतलब अब नॉर्मल प्रोसीजर जो हम पंचकर्मा में कराते हैं, इट इज़ इंडक्शन वॉमिटिंग प्रोसीजर, मतलब हम इंड्यूस करा के निकालते हैं उसमें। और जब छर्दी होती है इट इज़ नॉट इंडक्टिव प्रोसीजर, तो उसमें अपने आप एक्सपेल आउट होता है जो कुछ भी चीज़ें रहती हैं, ठीक है। तो यहाँ छर्दी होगा, चिड़चिड़ाहट बहुत होती है इनमें, शूल बहुत ज़्यादा होता है, मानसिक रोग बहुत होते हैं इन्हें। मानसिक रोग कहने पर ऐसा नहीं कि मेंटल हॉस्पिटल में पहुँच जाता है पर्सन, पर मूड स्विंग्स भी हो सकता है सिंपल वाले में,
या फिर डिप्रेशन बहुत जल्दी हो जाता है इन लोगों में, बहुत जल्दी सोच में पड़ जाते हैं कि मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ, ऐसे भी लोग होते हैं। ठीक है, तो ये मतलब मन से रिलेटेड प्रॉब्लम इनको हमेशा रहती है, कभी खुश नहीं रहते मन से अपने। ठीक है, इसमें उत्पन्न हुए रोग 2-10 या दिन तक रहेंगे, या तो फिर 2 मास या 3 मास तक रहता है। और जब इसका ट्रीटमेंट पार्ट देखेंगे बिल्कुल अलग है, ये भी नहीं रिजेंबल करता है। ठीक है, उत्तराभाद्रपदा नक्षत्र में दंत रोग, वात रोग, ज्वर रोग, ये लोग दांत दर्द से बहुत परेशान होते हैं उत्तराभाद्रपदा में। ठीक है, वात रोग मैंने कल ही बताया हुआ था। वात रोग क्या होता है? वायु रोग सिंपल पेन भी होता है, वायु रोग पैरालिसिस तक भी ले जाता है, मतलब नर्वस सिस्टम से कोरिलेट कर सकते कुछ भी कर सकते हैं उसको। किसी के साथ वायु में मतलब जाएगा तो सर्व शरीर व्यापी, यू कैन नॉट कंट्रोल इट, चाहे इंटरनल बॉडी की वायु हो या आउटसाइड की लोक वायु हो, चाहे पिंड वायु हो चाहे लोक वायु, दोनों को आप कंट्रोल नहीं कर सकते। वात रोग आ गया अगर तो मतलब वो थोड़ा थोड़ा परेशान करता रहेगा। ठीक है, कुछ ना कुछ लाता रहता है गिफ्ट रूप में। ज्वर से संबंधित है हमेशा। अच्छा, वायु है तो वायु कुछ भी करेगी, बिकॉज ओनली वायु इज मूवेबल इन योर बॉडी। पित्त एंड कफ इज नॉट मूवेबल, अपने स्थान में ही रहेंगे। उनको घुमाने पर फिराने का काम करेगा कौन करेगा? वायु। चलो घुमाते हैं। जैसे आपकी क्लास में बहुत लोग होते हैं ना, तो उसमें कुछ बच्चे बहुत अच्छे होते हैं जो केवल पढ़ना चाहते हैं, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं वायु वाले, अरे क्या पढ़ के खोगे, चलो घूम के आते हैं, वायु टाइप के। ठीक है, इसमें रोग जब उत्पन्न होते हैं तो 7, 10, 45 दिन तक रहता है, और इसका जो ट्रीटमेंट पार्ट है वो बिल्कुल मिलता जुलता है, क्योंकि मन से रिलेटेड है। ठीक है, और जब ये आगे वाला वायु, हाँ वायु का मन से भी कोरिलेशन है। ज़रा वायु और मानसिक दोषों का कोरिलेशन बताइए हमको। वात पित्त कफ, और उसमें वही तो है मानसिक RST दोष, कहते हैं। मानसिक RST, दोष हाँ। कौन से हैं? दो रज सत्व रज सत्व और तम। सत्व को कंक्लूड नहीं करते हैं, रज और तम। सत्व रज तम यही तो है ना। सत्व को नहीं कंक्लूड करते हैं, रज और तम। हमने मानसिक दोष पूछे हैं, गुण रज और नहीं, रज और तम है। तो रज और तम में कौन से वायु से कोरिलेट करेंगे? वात का होगा, रजो बहुलः वायु, रजो गुण बाहुल्य होता है वायु। ठीक है, तो वायु रोग जहाँ जहाँ होगा वहाँ रज गुण जरूर बढ़ा रहेगा। ठीक, रेवती नक्षत्र लास्ट नक्षत्र आज देखेंगे, इसका मानसिक रोग से रिलेटेड रहता है। अभी 4 अन्य रोग और वात रोग से संबंधित है ये। जब मानसिक रोग लेंगे तो उसको वायु से ज़रूर कोरिलेट करिएगा, क्योंकि तम जो है, रज और तम 2 ही दोष बताए हुए हैं मन के। तम जो है वो लेथार्जिक बना देता है, आलसी, सो जाओ ऐसा टाइप का, या कुछ मत करो। लेकिन जो तिकड़मी काम होता है वो रज ही करवाता है। और वायु का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस भी है आपके मन में। आप कितना जल्दी, आप प्रेजेंस ऑफ माइंड आपका कैसे कार्य कर रहा है, दिस इज़ टोटली डिपेंडेंट अपॉन वायु, रज पे आपके। कोई क्वेश्चन है धाड़ से, आप आंसर कैसे दे रहे हो उसका, वो भी इसी पे ही डिपेंड करता है। रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है ये फिर सत्व बताएगा। सत्व का इन्वॉल्वमेंट रज के साथ में, तब वो बताएगा कि रिलेवेंट है या इररिलेवेंट है। लेकिन रज ही एक ऐसा है, वायु ही एक ऐसा है जो आपको आंसर देने में भी हेल्पफुल होता है। समझ में आया? आप बहुत सारा पढ़ के चले गए, आप कफ प्रकृति के हो, दिमाग से आप कफ वाले हो या पित्त वाले हो, पांडित्य बहुत भरा पड़ा हुआ है, बहुत सारा पढ़ लिया आपने, स्टोरेज हो गया सब कुछ, और एग्ज़ाम में पहुँचे वायु काम नहीं किया, सब धरा। एट द टाइम वायु ने कहा हम बोलेंगे ही नहीं, हम ही से सब लोग गाली देते रहते हो, हम ही सबसे बेकार हैं, हम जा रहे हैं, सो जाएंगे। रज ने काम नहीं किया, अगर वायु ने वहाँ पे काम नहीं किया एट द पॉइंट, एट द टाइम, तो वो सही आंसर भी नहीं लिख पाएंगे उस समय, और बाहर निकल के लोग कहते थे आई वॉज ब्लैंक, है ना। वो काम वायु का रहता है। तो जब मानसिक रोग इसमें इन्वॉल्व होगा तो वायु जरूर रहेगा उसमें। यहाँ जो रेवती नक्षत्र है वो भी यही अभिचार जैसे रोग होते हैं। व्हाट इज अभिचार? अभिचारज, अभिसंगज, अभिशापज, ये सब कौन से ज्वर बताए हैं? अरे मैम आगंतुक ज्वर है ये सब।
है ना। तो उस तरीके के रोग भी इसमें आएंगे, ठीक है। और मानसिक रोग तो बता ही दिए, वात रोग तो डेफिनेटली होने वाला है, और इस रोग में 10, 28 और 48 दिन तक पेशेंट जूझता रहता है, होगा ही होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट वाले में आप लोग को बताएंगे कि इसके नक्षत्र वृक्ष, कौन किस नक्षत्र से कौन सा वृक्ष को रिलेट करेगा, मतलब इन्वॉल्व किया गया हुआ है कौन से वृक्ष को, और क्यों इन्वॉल्व किया गया है, और इसका ट्रीटमेंट पार्ट यूज़ कैसे करना है। किसी किसी वृक्ष को स्पर्श करके करना होता है, किसी किसी वृक्ष को खा के, किसी किसी वृक्ष को पूजन करके, बहुत सारे ट्रीटमेंट के उसके पार्ट हैं। अपने आयुर्वेद में बताया हुआ है ना, दैवोपास्य चिकित्सा, युक्तोपास्य चिकित्सा, और उसको क्यों देख रहे हो, तुम क्यों नहीं बता रहे हो। फर्स्ट चैप्टर में है बच्चे, त्रिविध चिकित्सा बताई है कि नहीं, दैवव्यपास्य चिकित्सा, युक्तव्यपास्य चिकित्सा एंड सत्वावजय चिकित्सा। तो दैवव्यपास्य चिकित्सा, यूज प्रॉपर वर्ड एंड लैंग्वेज टू एक्सप्लेन एवरी आंसर। चलिए, थैंक यू।